डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर है आपका पोलरिटी इन डीसी बिल्डिंग के ऊपर है। तो यहाँ से मैं ये लेक्चर शुरू करूँगा और इसके आगे एक तो टॉपिक और है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। एक तो इसमें पोलरिटी इन डीसी बिल्डिंग है और दूसरा है आपका आर्क इलेक्ट्रोड के बारे में। जो आपका ये जो लेक्चर है, इसमें दो टॉपिक कवर होगा, पोलरिटी इन डीसी बिल्डिंग और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि अगर आपको याद होगा तो आर्क वेल्डिंग का जो टॉपिक हमने शुरू किया था, उसमें हमने एक चीज़ ध्यान दिया था कि जो आपका बेस मटेरियल है, यानी बेस मेटल जो है, उसको हम लोग जो है वो निगेटिव रखते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग पॉजिटिव रखते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये गल करके हमारे वेल्डिंग सरफेस पर आ जाए। यही था हमारा मेन उद्देश्य। ठीक। तो एक्चुअली ये कन्वेंशनल तरीका है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स पोलरिटी। थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स पोलरिटी, और जब आप इलेक्ट्रोड को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट पोलरिटी। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है भी लिखा हुआ। तो जब आपका जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स। और वही इलेक्ट्रोड जब आपका निगेटिव से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। ठीक है, ये दो चीज़ हमारा है। और हो सकता है ये क्वेश्चन आए आपका एमसीक्यू में कि किस कंडीशन में हम रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं, किस में हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ठीक उल्टा है। हो सकता है किसी कन्फ्यूज़न हो जाए कि पॉजिटिव, तो हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव को रिवर्स और नेगेटिव को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं। अब देखिए, ये आपका डीसी पावर सप्लाई है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, और देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आकर के यहाँ पे लग रहा है, और जो नेगेटिव वाला जो है ये आपका वर्क पीस में कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पर, ये अर्थिंग क्लैंप के साथ। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं, डीसी आरपी। तो arc welding with the electrode connected to the positive and the DC supply is connected is called reverse polarity। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में ये है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को हम लोग डीसी रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं सीधा। अगर इतना भी, अगर आपको नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव में इलेक्ट्रोड जब आपका पॉजिटिव में कनेक्टेड होगा तो वो डीसी आरपी होगा, मतलब वो रिवर्स पोलरिटी होगा। और इलेक्ट्रोड जब नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो उसको हम स्ट्रेट पोलरिटी बोलेंगे, वो आगे है। तो इतना ही आपको जानना है कि अगर आप एग्ज़ाम में आएगा तो ये कनेक्शन डायग्राम आप बना दीजिएगा, और ये ज़रूर लिखिएगा कि जब आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब जैसे आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि वेल्डिंग जो है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है अगर हम पोलरिटी चेंज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि जो भी एनोड होता है सबसे ज़्यादा हीट वहीं पर जनरेट होता है। तो इस केस में, रिवर्स पोलरिटी के केस में, चूँकि आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग इसका होगा। जो टेम्परेचर है जो हमने पढ़ा था, 3,500 से 4 डिग्री सेल्सियस जो हम टेम्परेचर पढ़ा था, मतलब ये टेम्परेचर यहाँ जनरेट होगा, और ये मेल्ट होकर के, ये जो है मेल्ट होकर के इस सरफेस पे जमा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए है यह लिखा है कि 2/3 ऑफ द आर्क हीट इज डेवलप्ड एट द एनोड, एंड हेंस इन डीसीआरपी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज द हॉटेस्ट वेयर एज द वर्क पीस इज कंपेरेटिवली कूलर। जो वर्क प्लेस है आपका वो कंपेरेटिवली ठंडा होगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये गर्म होगा। तो रिवर्स पोलरिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो इलेक्ट्रोड एंड पर होगा, उससे कम आपका वर्क पीस पर होगा। और तीसरा ये कि आपका जो मेल्टिंग जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोड का ज़्यादा फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू द मेटल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है आपका रिवर्स पोलरिटी में। उसके बाद है आपका स्ट्रेट पोलरिटी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी।
इसमें जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं निगेटिव से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। देखिए ये ना, ये नेगेटिव लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, और ये आपका बीट जॉइंट्स है। देखिए अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनता है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे लिख दीजिए वर्क पीस, बस छोड़ दीजिए, मत बनाइए, इतना 3D बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये बताना है ना, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में तो मेनली हमें ये जानना है कि हमारा जो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो हम उस पर एम्फेसाइज करके हम पिक्चर बनाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा वर्क मेथड बनाने का, है ना। तो हम ये बनाएंगे, लेकिन ये जो 3 डायमेंशन जो आप चौकोर देख रहे हैं ये नहीं बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें बस ये यहाँ पे वर्क पीस लिख दीजिएगा ऐसे करके, जैसे ये पीछे डायग्राम में था ना ये वाला, ये ऐसे ही करके आप बना करके बस पोलरिटी चेंज, मतलब डायग्राम अगर आप चाहो तो इसी डायग्राम को 2 बार बना दो। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहो तो इसी डायग्राम को 2 बार बना दो। पहले बार में इसको पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो रिवर्स पोलरिटी हो जाएगी, और दूसरे डायग्राम में इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करोगे तो वो स्ट्रेट पोलरिटी हो जाएगी। तो एक ही डायग्राम में आपका दोनों काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग बनाइएगा, ठीक है। तो काम यहाँ भी वही हुआ है आपका। तो आर्क वेल्डिंग विथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द डीसी सप्लाई इज कॉल्ड स्ट्रेट पोलरिटी। तो इसमें जो है आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव इज योर स्ट्रेट पोलरिटी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इज योर रिवर्स पोलरिटी। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा, वर्क पीस पर होगा, क्योंकि वर्क पीस अब आपका पॉजिटिव है तो ज़्यादा मेल्टिंग वहाँ पर होगा। तो अब आप समझिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको वेल्डिंग को हटाना है, समझिए कि मान लीजिए कि ये 2 सरफेस है, इसको इस पे वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, और मुझे ये वेल्डिंग हटाना है, गलत हो गया है, ये हटाना है, तो उस टाइम पे कौन सा पोलरिटी यूज़ करोगे आप? उस समय आप यूज़ करोगे स्ट्रेट पोलरिटी। ये सरफेस को आप बनाओगे पॉजिटिव, और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है इसको बनाओगे नेगेटिव। और जब आप यहाँ पे इसको ऐसे आर्क दोगे तो जो इन दोनों के बीच में जो वेल्डिंग होकर रखा हुआ है ये वेल्डिंग पिघलेगा और ये हटेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन आप कहाँ कर सकते हो, तो इसको वैसे डीवेल्ड करने में, है ना। और फिर या फिर इसको अच्छा वर्ड लिख लीजिए, टू रिमूव द वेल्डिंग, टू रिमूव द वेल्डिंग, ठीक है। और इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये पहले वाला था टू परफॉर्म वेल्डिंग, ठीक है। ये तो इसका 2 एप्लीकेशंस है, ठीक है। यानी कि जब आपको वेल्डिंग करना है तो रिवर्स पोलरिटी, और जब वेल्डिंग हटाना है तो स्ट्रेट पोलरिटी, बस ये ध्यान रखिए। ये क्योंकि एप्लीकेशन हो सकता है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका वजह यही है कि जब आप स्ट्रेट पोलरिटी यूज़ करते हो तो उस टाइम पे जो आपका जो वर्क पीस है, ये वर्क पीस है वो पॉजिटिव होता है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो सबसे ज़्यादा गलेगा, यहाँ पर गलेगा तो क्या होगा, वेल्डिंग का जो मटेरियल है वो गल के हट जाएगा आपका, तो हट जाएगा तो आपका मटेरियल अलग हो जाएगा। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोड्स फॉर मेटल आर्क वेल्डिंग। कैसे होता है देखिए, ये आपने देखा भी होगा। तो ये है आपका फ्लक्स कोटिंग है ऊपर से, ये कोर वायर अंदर में होता है, और इसका जो 20 से 30 mm है ये बाहर निकला होता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है ना। ये जो आपका है ये इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है आपका। तो ये वाला अब हम पढ़ेंगे इसका क्या यूज़ है। तो इलेक्ट्रोड है क्या, एक्चुअली इज ए फिलर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर और रॉड विच इज इधर बेयर और कोटेड यूनिफॉर्मली विथ फ्लक्स, है ना। या तो पेयर होगा या फिर फ्लक्स के साथ कोटिंग होगा, तो मोस्टली वो फ्लक्स के साथ कोटिंग ही होकर के आता है, उसका हम वजह पढ़ेंगे। तो एज़ पर द IS 8141970, ये इंडियन स्टैंडर्ड है, हर एक टेक्निकल चीज़ को बनाने का और वो करने का एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम थिकनेस डिसाइड करते हैं। तो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आगे का जो 20 से 30 mm है ये हमें छोड़ना होता है कि ये जा करके आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में लगे, और यहाँ से आपका जो है आर्किंग शुरू होता है, यही जो है पिघल पिघल के जाता है ना। तो ये चीज़ है आपका। अब इसका वजह क्या है, अब और फ्लक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लक्स इन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फ्लक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोड्स में, ये जो सवाल है ये हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, तो उसका आंसर, उसके आंसर के लिए क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है, फिर हम जानेंगे फ्लक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो
डिपेंडिंग अपॉन द डिपोजिशन आपका जो इलेक्ट्रोड है दो तरह का हो सकता है, लाइटली डस्टेड और सेमी कोटेड। लाइटली डस्टेड मतलब क्या होता है कि उसमें जो कोटिंग होगी वो हल्की होगी, और सेमी कोटेड या हेवी कोटेड, सेमी कोटेड या हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड मतलब उसमें मतलब एक में या तो बिल्कुल नाम मात्र का होगा और दूसरे में या तो सेमी होगा या हेवी होगा, दो तरह का होता है। तो कोटिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, फेरोमैग्नीज, सिलिका फ्लोर मतलब सिलिका फ्लोर मतलब क्या हो गया, वो सिलिका का जो पाउडर फॉर्म वो हो गया, एस्बेस्टस क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्यूलोज विद सोडियम सिलिकेट ऑफन यूज टू होल्ड इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कोटिंग, है ना। जो फ्लक्स का कोटिंग है, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर का जो कोटिंग होगा, तो ये सारा मटेरियल कोई भी हम एक यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ करता है, डिपेंड करता है कि आपका जो वेल्डिंग है उस वेल्डिंग करने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से इन्वायरमेंट में काम करेगा। कहीं ज़्यादा मॉइस्चर वाला तो नहीं है, कहीं ज़्यादा आपका पोल्यूशन वाला तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या फिर ऐसा जगह तो नहीं है जो फ्रिक्वेंटली हिटिंग होता रहता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग इज बिंग डिसाइडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ योर मटेरियल, आपको आप कहाँ पे यूज़ करोगे। तो दिस इज कोटिंग बाय फ्लक्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग। अब कैसे है कि जब आप देखिए एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये तो पूरी कहानी लिखी हुई है, जो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपको आंसर लिखना है, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसके ऊपर मान लीजिए कोटिंग किया हुआ है। तो जब आप वेल्डिंग करते हो तो क्या होता है कि जब कोटिंग जो है, जब ये फ्लक्स जो पिघलता है तो क्या करता है ना, एक गैस गैस का जो इन्वायरमेंट बना देता है। ये जो पिघला है, गर्म की वजह से फ्लक्स पिघला है, ये अपने आसपास ना एक गैस का इन्वायरमेंट बना देता है। मतलब आर्क ऐसे जा रहा है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये आर्क है, मान लीजिए आर्क ट्रैवल का है, ये ऐसे करके मान लीजिए आर्क है, तो ये क्या होता है कि ऐसे करके ना एक गैस का इन्वायरमेंट बना देता है ये फ्लक्स जलने के बाद। तो क्या होता है, जो बाहर से जो गैसेज हैं वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मेटल सरफेस है उस पर कॉन्टामिनेशन नहीं होता है। नहीं तो पता है क्या होगा, अगर ये गैसेस पार्टिकल्स अगर आपके एंटर कर गए तो यहाँ जो आपका मोल्टेन फॉर्म है उसके साथ मिल करके ये आपका मेटल ऑक्साइड बना करके आपके जो सरफेस है उसको कमज़ोर कर देंगे। तो पहला चीज़ तो ये है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द हीट इज प्रोवाइडेड दिस कोटिंग बर्न्स एंड प्रोवाइड गैसेस शील्ड। ये शील्ड है ना एक तरीके से जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये शील्ड जो मैंने बनाया है ये, और ये आपका जो है ये आर्क है, जो आपका आर्क यहाँ पे चल रहा है, तो ये शील्ड बना देता है। तो इससे क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल्स है वो उसको क्या कहते हैं, उसको अंदर नहीं जा पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपका जो कॉम्बिनेशन विद द मोल्टेन मेटल है लाइक गैसेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन अदर इम्प्योरिटीज है वो नहीं हो पाता है। इससे आपका जो है वेल्डिंग का क्वालिटी इंप्रूव होता है। दूसरा ये कि दिस क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव द बीट क्वालिटी ड्यूरिंग द वेल्डिंग। दिस द इम्प्योरिटीज मिक्सेस विद द मोल्टेन फ्लक्स एंड फॉर्म स्लैग। दिस स्लैग प्रिवेंट्स कॉन्टेमिनेशन ऑफ द बीट फ्रॉम द एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। अब एक चीज़ और है कि जो भी ये फ्लक्स है, तो देखिए अब फ्लक्स में हम इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ फ्लक्स, जैसे फ्लक्स है, फ्लक्स चला तो उसमें से कुछ गैस पार्टिकल्स बन के शील्ड बनाया, और कुछ फ्लक्स जो है वो मोल्टेन मेटल के साथ मिल जाता है जा करके। वो मिलता तो क्या करता है, एक स्लैग बना देता है, मतलब एक मोल्टेन स्लैग मेटल का फॉर्म बन जाता है, और वो एक लेयर बनाता है। तो बाहर से अगर गैस आ भी गया गलती से तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इससे जो आपका वेल्डिंग का बीड होता है, जो वेल्डिंग, अब तो बीड समझ गए, इन दोनों को हम ज्वाइन करें तो इसके ऊपर जो बीड होता है वो मजबूत हो जाता है। और तीसरा ये कि ये यूनिफॉर्म कूलिंग में हेल्प करता है, मतलब ये कूलिंग जल्दी होती है और यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, तो आपका जो वेल्डिंग है वो बड़ा मजबूत होता है, और यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से पूरी स्ट्रेंथ इसकी यूनिफॉर्म रहती है। अब टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो सप्लाई है वो एसी या डीसी है, और पोलरिटी कौन सी है आपकी। अब ध्यान दीजिए, अब फिर पोलरिटी की बात हो रही है। अब समझिए, यहाँ से फिर हम समझते हैं कि अगर आप रिवर्स पोलरिटी यूज़ करोगे, ध्यान दीजिए, अगर आप रिवर्स पोलरिटी यूज़ करोगे तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड को पिघला करके डालना है इन दोनों सरफेस के बीच में। ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में आपको इलेक्ट्रोड को पिघला के डालना है। तो उस टाइम पर आपको ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके ऊपर कोटिंग ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आपको इस मेटल के अंदर इसको पिघला के डालना है, लेकिन जब आपको डी वेल्ड करना है उस टाइम पर आपको उतना मोटा इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए।
क्योंकि आपको हीटिंग यहाँ पे जनरेट करनी है, तो वहाँ पे आपका पतला इलेक्ट्रोड से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए क्यों लिखा है पोलरिटी। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि पोलरिटी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब जब स्ट्रेट पोलरिटी आपको यूज़ करना है तो लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड से काम चल जाएगा, और अगर आपको वेल्ड करना है, मतलब अगर आपको वेल्डिंग करनी है, तो उस समय आपको सेमी कोटेड या फिर आपको हेवली कोटेड इलेक्ट्रोड चाहिए। लेकिन जब आपको डी वेल्ड करना है, मतलब चीज़ों को कैसे वेल्डिंग हटाना है, उस समय आप लाइटली कोटिंग से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है आपका एडवांटेजेस ऑफ कोटेड इलेक्ट्रोड्स का, जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को हम लेंगे आगे, और थोड़ा बहुत हम उसी को जो है वो आगे हम देखेंगे। तो इसका क्या है, सबसे पहला कि इट स्टेबलाइजेज द आर्क बिकॉज इट कंटेन्स आयोनाइजिंग एजेंट सच एज कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। अब देखिए क्या है कि आर्क को स्टेबलाइज करने का मतलब होता है कि उसका जो फ्लो है ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो प्रॉपर हो। तो सोडियम और पोटासियम क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी के साथ जलते हैं। तो जितना तेज़ी के साथ जलेगा उतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपका आर्क है स्टेबल होगा। आर्क अनस्टेबल कब हो सकता है, जब आपका आर्क जो है वो बूझने लग जाए, मतलब आर्क जैसे आपने आर्क प्रोड्यूस किया और वो आर्क जो है वो बंद होना शुरू हो जाए, तो वो स्टेबल आर्क नहीं है। स्टेबल आर्क का मतलब जब एक बार आर्क प्रोड्यूस कर दिए और वो उसी इंटेंसिटी के साथ वो जल रहा है, सरफेस पे दे रहा है दे रहा है दे रहा है, तो उसके लिए हमें ऐसा क्या चाहिए, ऐसा हमें मटेरियल चाहिए जिसका बर्निंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। तो सोडियम एंड द पोटासियम, इनका जो है वो बर्निंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है इनकी। इट फ्लक्सेस अवे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस बीइंग वेल्डेड। जो भी सरफेस का है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि वो शील्ड बना देता है। शील्ड की वजह से क्या होता है कि इम्प्योरिटीज जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। इट फॉर्म स्लैग ओवर द वेल्ड विच, अब देखिए स्लैग का जो हमने बताया था अब ये है कि प्रोटेक्ट इज फ्रॉम एटमोस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन। ठीक है, जो स्लैग बना एटमोस्फेयर से कोई इम्प्योरिटी नहीं आ पाया। मेक्स इट कूल यूनिफॉर्मली देयर बाय रिड्यूसिंग द चेंजेस एंड द ब्रिटलनेस। अब चूंकि यूनिफॉर्म कूलिंग होगी तो उसका ब्रिटलनेस भी चेंज करेगा। ब्रिटलनेस क्या होता है कि आपने अगर पढ़ा होगा कि जब हम मेटल को गर्म करके ठंडा करते हैं तो उसमें भी ठंडा करने का दो तीन तरीका है। एक है कि मेटल को हमने गर्म किया तुरंत ठंडा कर दिया, एक होता है मेटल को हमने गर्म किया उसके बाद धीमे धीमे करके ठंडा किया। तो जो मेटल को गर्म करके धीमे धीमे आप ठंडा करते हो उसका जो ब्रिटलनेस होता है वो अलग होता है, और गर्म करके तुरंत ठंडा करते हो उसका अलग होता है। तो अगर मेटल को आप गर्म करके तुरंत ठंडा कर दोगे उसका ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है, मतलब वो टूट सकता है। अगर उसको ऐसे करोगे तो टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन धीमे धीमे करके ठंडा करोगे तो उसको धीमे धीमे करके करोगे तो वो मजबूत होता है आपका, उसमें ब्रिटलनेस और कम होता है। उसके बाद है प्रोवाइड्स ए स्मूथर सरफेस बाय रिड्यूसिंग रिपल्स। रिपल्स मतलब होता है ना जो ऐसे ऊबर खाबर करके जो होता है, इसको हम रिपल्स बोलते हैं। तो ये नहीं आने देता है। ठीक है, उसके बाद है इट स्पीड्स अप द वेल्डिंग ऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मेल्टिंग। देखिए मैंने अभी आपको जो ऊपर ये सोडियम पोटासियम का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल को यहाँ पे लिखा है इन्होंने, स्पीड्स अप द वेल्डिंग ऑपरेशन। अब देखिए, अब जितना ज़्यादा ये आर्क स्टेबल होगा उतना ज़्यादा अच्छे से मेल्टिंग होगा, उतना अच्छे से मेल्टिंग होगा तो उतना जल्दी वेल्डिंग होगा। नहीं तो पता चला आपको इसी पॉइंट पे वेल्डिंग करनी है और ये जो है पिघल के आ ही नहीं रहा है ठीक से, तो आर्क वो तभी आएगा जब आर्क स्टेबल होगा। ठीक है, फिर इट प्रिवेंट द स्पटरिंग ऑफ द मेटल ड्यूरिंग वेल्डिंग। स्पटरिंग क्या होता है बताता हूँ। स्पटरिंग मतलब होता है मेटल का जो वेपर फॉर्म में उड़ जाना को स्पटरिंग हम बोलते हैं, है ना। तो स्पटरिंग ऑफ मेटल जो है वो वेल्डिंग के ड्यूरेशन में उसको बचाता है ये, क्योंकि वो शील्ड बना दिया ना उसने। जो फ्लक्स है उसने क्या किया, जैसे ये फ्लक्स है तो फ्लक्स ने क्या किया, ऐसे शील्ड बना दिया चारों ओर से। तो जो भी इसका वेपर फॉर्म में अगर बाहर जा भी रहा था वो वापस गिर के नीचे आ जाएगा ऐसे करके, तो वो अल्टीमेटली फिर यहीं का यहीं रह जाएगा वो। फिर इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोड टू बी यूज्ड ऑन एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई के यूज़ के लिए भी ये सुटेबल कर देता है। तो ये था आपका मेन पॉइंट्स। मेरे ख्याल से बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना इसको। तो ये जो लेक्चर आपका था ये आपका लेक्चर था पोलरिटी के ऊपर, है ना। और उसके बाद जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फ्लक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।